आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है यूनेस्को। यूनेस्को जिसे आप फुल फॉर्म में इसकी बोलें तो क्या बनता है, ये है यूनेस्को का है यू से बनता है आपका यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ई से आप शुरू करते हैं तो क्या बनता है एजुकेशनल। एजुकेशनल एस से क्या बनेगा साइंटिफिक। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये तो हुआ हमारा यूनेस्को का फुल फॉर्म। ये कब इसकी स्थापना हुई, बाकी का थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स में यूनेस्को लेने का, उसके पीछे कारण है कि यूनेस्को ने हाल ही में 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट किया है, या हम ये कहें कि अपनी लिस्ट में 11 नए बायोस्फीयर्स को शामिल किया है। तो ये 11 जो बायोस्फीयर्स हैं वो किन किन कंट्रीज में हैं, इनके बारे में हमें जानना है, और वो बायोस्फीयर कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत जल्दी से इसे हम शुरू करते हैं। तो अपना शुरू करें तो पहले बात तो ये जान लें कि यूनेस्को ने जो 11 बायोस्फीयर्स जो कि 11 अलग अलग कंट्रीज में हैं, जिनको उसने डेजिग्नेट किया है या नामित किया है, वो कब किया, उस कौन सी परिषद की बैठक में किया, वो सत्र कौन सा था, इसके बारे में जानना है। तो बेसिकली हम कहें कि अगाडिर मोरक्को में, जगह का नाम है अगाडिर। अगाडिर मोरक्को में 2 से 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति व परिषद की 36वीं सत्र की बैठक बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 2 से 5 जुलाई 2024 को। यहाँ पे से हालांकि जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी अपने को जानकारी में होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इससे संबंध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी और आगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कितने बायोस्फीयर्स को यूनेस्को ने हाल ही में डेजिग्नेट किया है, तो कितने हैं? 11 हैं। और ये 11 किन किन देशों में हैं, ये भी अपने को जानकारी रखनी है। तो कितने देशों में है? वो 11 देशों में ही हैं। तो ये हल्का सा एक जानकारी रखनी चाहिए। और इनको जो फाइनली जो 2 से 5 तारीख को ये बैठक हुई, बैठक के बाद 5 तारीख को उन्होंने 11 बायोस्फीयर्स को फाइनल किया कि इन 11 बायोस्फीयर्स को हम अपनी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करेंगे। एक प्रश्न और जो बनता है कि जो 11 बायोस्फीयर्स जो उन्होंने शामिल किए हैं, बेसिकली उनका टोटल एरिया कितना बनता है? तो वो बनता है 37,400 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और ये वो एरिया है जो कि नीदरलैंड के कुल आकार के बराबर का है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन और बनता है कि अगर 11 बायोस्फीयर से अब शामिल कर लिए, तो पहले जितने भी थे, अगर इन 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए तो अब टोटल कितने बनते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल किए गए हैं अब तक, वो कितने हैं? अब तक से मतलब है 5 जुलाई 2024 तक। तो वो कितने हैं अपने? 759। ओके, और ये जो 759 साइट्स हैं, बायोस्फीयर साइट्स हैं यूनेस्को की लिस्ट में जो शामिल हैं, वो कितने देशों में फैली हुई हैं? ये हैं अपने 136 कंट्रीज में। तो 136 कंट्रीज में 759 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। क्लियर? ये जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व इस बार शामिल किए गए, इन 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से पहली बार जिन देशों में शामिल किए गए वो कौन कौन से हैं, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो पहला है बेल्जियम। बेल्जियम का जो बायोस्फीयर है, इसे पहली बार यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। दूसरा का नाम है गाम्बिया। ठीक है, तो गाम्बिया और बेल्जियम ये दो ऐसे कंट्री हैं जिनके बायोस्फीयर्स को यूनेस्को ने फर्स्ट टाइम अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा 2 ऐसे बायोस्फीयर्स हैं जिन्हें ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर्स के रूप में जानते हैं, या हम ये कहें कि इनकी जो बाउंड्री है, जो बायोस्फीयर्स की जो बाउंड्रीज हैं, वो 2 कंट्रीज में फैली हुई हैं या एक से अधिक कंट्री में फैली हुई हैं। तो ये मोटा मोटा एक हल्का सा अपने पास जानकारी है कि जो 11 बायोस्फीयर्स यूनेस्को ने डेजिग्नेट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के तौर पे पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। आई रिपीट वंस अगेन कि 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट किया गया है। इसकी जो बैठक हुई थी वो अगादिर मोरक्को में हुई थी 2 से 5 जुलाई को। 11 बायोस्फीयर्स 11 कंट्रीज में हैं। टोटल एरिया जो बनता है इनका 37,400 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और ये नीदरलैंड के एरिया के बराबर बैठता है। ओके, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्तमान में बन रहा है वो ये कि टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स
लिस्टेड इन यूनेस्को वो कितने हैं 759, जो कि 136 कंट्रीज में फैले हुए हैं। ओके, और इस समय फर्स्ट टाइम जिनको डेजिग्नेट किया गया है वो है बेल्जियम और गाम्बिया। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्योंकि अब जाननी है हमें लिस्ट कौन कौन सी है, हम देखते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स को शामिल किया गया है। तो इनके नाम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे वो क्या कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स किस किस कंट्री में हैं। ओके, तो सबसे पहले नाम आ रहा है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि पहला देश जो यहाँ पे नाम में कहा था थोड़ी देर पहले मैंने कि दो देश हैं गाम्बिया और बेल्जियम जिनको पहली बार शामिल किया गया है, तो सबसे पहले ऊपर हमने वो ले लिया, तो वो आता है बेल्जियम। ये बेल्जियम जो है बेसिकली नीदरलैंड के साथ में एक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व को शेयर करता है जिसका नाम है कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे कुछ समझने में मिस्टेक भी नहीं होगी, बायोस्फीयर रिजर्व में साथ में इसका जो नाम दिया हुआ है लिखा हुआ है ट्रांस बाउंड्री। नाम आपको याद करना है कैंपेन ब्रोक। ओके, ब्रोक बेल्जियम, ठीक है। तो कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, बेल्जियम नीदरलैंड में है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि दो देशों की सीमाओं में फैला हुआ एक सतत भूमि प्रबंधन के लिए एक मॉडल है। ओके, जहाँ पर वन, पीटलैंड और कृषि क्षेत्र शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस बायोस्फीयर रिजर्व की है वो ये है कि यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आवास और विविध पक्षी प्रजातियों का आवास है। तो मान सकते हैं यहाँ पे हम कि ड्रैगन फ्लाइज के लिए फेमस है और पक्षियों के लिए ये जो अपना बायोस्फीयर रिजर्व है ये फेमस है। नेक्स्ट है अपना डेरेन नॉर्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व, डेरेन नॉर्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेरेन नॉर्टो चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, कोलंबिया में है। ओके, अब इस बायोस्फीयर की विशेषता क्या है, इसको यहाँ पर शामिल क्यों किया गया है, तो इसमें कहता है कि ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका की जैव विविधता को जोड़ता है। बेसिकली नॉर्थ और साउथ अमेरिका हम बात कर रहे हैं कंटिनेंट की, तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का जो बायोडाइवर्सिटी है उन दोनों को एक तरह से ये क्या कर रहा है, जोड़ता है, अपने में समाहित किए हुए, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। ओके, नेक्स्ट है अपना मैड्रे डी लॉस अगुलास बायोस्फीयर रिजर्व, मैड्रे डी लॉस अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये है अपना डोमिनिकन गणराज्य में, या डोमिनिकन देश का नाम ही है डोमिनिकन, तो वहाँ पर याद रखना है। इसके बारे में कहते हैं ये कि ये जो बायोस्फीयर है बेसिकली 88 बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं उनका आश्रय स्थल है। जैसे राजस्थान में हम बात करें घना पक्षी विहार है, ठीक इसी प्रकार से काफ़ी फेमस है केवलादेव पक्षी विहार, ठीक इसी प्रकार से ये जो अपना बायोस्फीयर रिजर्व है ये 88 पक्षी प्रजातियों के लिए एक शेल्टर है या फिर आश्रय स्थल के रूप में काम करता है। इनमें से 20 तो कैसी हैं, एंडेमिक हैं, स्थानिक हैं, जबकि 17 डेंजर्ड कंडीशन में हैं या खतरे में हैं। और सबसे बुरी स्थिति हम ये कहें सबसे गंभीर जो स्थिति में है वो कौन सी है, स्पैरो वॉक, जिसको जूलॉजिकल नाम क्या है इसका, ब्यूटियो रेट गवई, ब्यूटियो रेट गवई। जनरली मैं इसका नाम यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि ये कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पैरो वॉक यूनेस्को की या IUCN की लिस्ट में जो डेंजर्ड स्पीसीज की संज्ञा में रखी गई है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है या वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया गया है। क्लियर, तो ये डोमिनिकन रिपब्लिक में बायोस्फीयर रिजर्व है, मैड्रे डी लॉस अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पर ये पाई जाती है। क्लियर, अपना जो चौथा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व, ये गाम्बिया में है। गाम्बिया जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि वह देश है जहाँ जिसके किसी बायोस्फीयर रिजर्व को फर्स्ट टाइम यूनेस्को ने लिस्ट किया है या डेजिग्नेट किया है। एक तो नाम था बेल्जियम का, दूसरा नाम था गाम्बिया का। बेल्जियम का नाम हो गया कैंपेन ब्रोक और न्यूमी बायोस्फीयर कहाँ पर है, ये गाम्बिया में है। क्लियर, यहाँ पे जो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस जो बनती है वो किसके लिए बनती है, वो बनती है प्राचीन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ वही नदी का नाम भी है, वही फैला हुआ कहाँ पर है, गाम्बिया नदी पे। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि गाम्बिया नदी गाम्बिया देश में है, नाम आपको थोड़ा सा अलग है तो याद भी हो जाएगा, तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। गाम्बिया में न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ का जो विशेषता है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्लियर, और विशिष्ट तौर पर कुंटा किंटे द्वीप में यहाँ पे एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये 4 अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व हुए जिनकी बात चर्चा की। अब नेक्स्ट जो 4 हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 5वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इटली में है, जो जिसको यूनेस्को ने भी डेजिग्नेट किया है।
उसका नाम क्या है? कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व। कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व। ज़्यादा तेज से इसलिए नहीं जा रहे हैं कि थोड़ा सा हाथों हाथ जितना याद हो सके उतना अच्छा है। तो कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? इटली में है। इसकी विशेषता क्या है? हम इसकी विशेषता के बारे में जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 81 वॉल्केनिक हिल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई अपने आप में। हम यहाँ भी एक तो वॉल्केनिक हिल्स पाई जाती हैं उनको भी याद करने की कोशिश करते हैं। ये तो पूरा पूरा बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है जहाँ पर 81 ज्वालामुखी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि एक प्रकार से ये तापीय जल जैसे हम बोल सकते हैं हॉट वाटर के लिए फेमस है। इसके साथ ही यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी फ्लोरिश्ड है, काफ़ी फैली समृद्ध है। तो अपनी जैव विविधता के लिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है ये। और यहाँ की जो 81 ज्वालामुखी पहाड़ियाँ हैं या वॉल्केनिक हिल्स हैं उसके लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट एक और है, लेकिन इटली में है और साथ में किस में है? स्लोवेनिया में है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि 2 बायोस्फीयर रिजर्व जो इस बार यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में डेजिग्नेट किए हैं, उनमें 2 कैसे हैं? ट्रांसबाउंड्री हैं। एक पहले हम बात कर चुके हैं जो कि बेल्जियम के साथ में ट्रांसबाउंड्री बना रहा था। एक दूसरा ये है इटली और स्लोवेनिया के साथ में ट्रांसबाउंड्री बनाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व, और नाम है इसका क्या? जूलियन आल्प्स। बाकी तो लिखा हुआ ही आगे। तो जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, और इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है? इसका विस्तार कहाँ पर है? इटली और स्लोवेनिया में है। इसकी विशेषता की बात करें हम तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसका जो एरिया है कितना है? 2671 स्क्वायर किलोमीटर, 2671 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अल्पाइन, इस तरह से आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि आप ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पे जान पाएंगे। बेसिकली जैसे आपने कहा यहाँ पे कि यहाँ पे जो अल्पाइन हिल्स हैं वो उनका विस्तार पाया जाता है इस ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर में, जूलियन आल्प्स में अल्पाइन हिल्स का एक्सटेंशन पाया जाता है या इनका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा एक कास्ट पठार है। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे कास्ट भूमि जब पढ़ते हैं, कास्ट लैंड पढ़ते हैं, तो वो अपने आप में एक अलग प्रकार की भूमि है। जब अपन कास्ट के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कास्ट और अल्पाइन, इनका जो पाया जाने की बात करें तो ये इस ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर में जिसका नाम है जूलियन आल्प्स वहाँ पाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर ब्राउन बियर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं और इनकी संख्या अधिक होने के कारण हम ये मान सकते हैं कि जैव विविधता के लिए या हम ये बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में हम बात करें तो काफ़ी समृद्ध है। अगला है मंगोलिया। मंगोलिया जो चीन के ऊपर है, आपको ठीक से पता है। मंगोलिया बेसिकली इसको आप गोभी के डेजर्ट के लिए फेमस है। उसी जगह पर खार उस झील बायोस्फीयर रिजर्व है। खार उस झील, तो यहाँ पे एक तो बात ध्यान रखें, एक तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है कि खार उस झील कहाँ है, तो उसका उत्तर कहाँ होगा इसका? मंगोलिया में। मंगोलिया में गोभी है ये तो सबको पता है, लेकिन एक लेक है खार उस, ये भी कहाँ है? मंगोलिया में है। और यहाँ पर ही जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में डेजिग्नेट किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं मेनली ये डेजर्ट इलाका है। तो बेसिक यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व की जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो इकोलॉजी है वो किस प्रकार की होगी? बेसिकली रेगिस्तानी प्रकार की होगी, लेकिन साथ में वो कहता है जलीय क्षेत्र भी पाया जाता है। अब जलीय क्षेत्र क्यों है? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि झील यहाँ पर है। पूरे एरिया किस में है? मंगोलिया में है, जहाँ की जो क्लाइमेट कैसी है आपको सबको पता है। तो इसलिए यहाँ पे कैसा है? रेगिस्तान की कंडीशन बनती है। तो जलीय क्षेत्र और रेगिस्तान जैसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर मिलते हैं। अपना जो 8वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी हम बात करें वो कहाँ है? फिलीपींस में है। ओके, फिलीपींस कहाँ है आप मैप में बताएंगे ढूंढ करके। इसका नाम क्या है? अपायाओस बायोस्फीयर रिजर्व। नाम अजीब सा है, थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो सकती है। अपायाओस, अपायाओस कहाँ है? फिलीपींस में है। और इसको जो डेजिग्नेट किया गया है किस लिए किया गया है, इसकी विशेषता क्या है? तो कहता है कि यह रिजर्व ऊबड़ खाबड़ इलाके और विविध पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता रखता है। बेसिकली क्या बोला है? विविध पारिस्थितिकी तंत्रों, वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। और बायोस्फीयर रिजर्व को, इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। शेष 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि डेजिग्नेट किए हैं यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक का नाम है चांगन्योंग बायोस्फीयर रिजर्व। चांगन्योंग नाम सुनते ही आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये कोरिया को रिलेट कर रहा है।
तो ये कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। उत्तर कोरिया वैसे भी अलग थलग सा पड़ा हुआ है, जनरली उसके बारे में लोग कम चर्चा करते हैं, तो वहाँ का तो नाम होने का सवाल ही नहीं है। जब भी हम ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं करंट अफेयर्स में और कोरिया बोलते हैं तो साउथ कोरिया का नाम ही आता है। अदरवाइज हम कोई पर्टिकुलर कुछ करना होता है जो कि नॉर्थ कोरिया ने किया है, किम जोंग उन वगैरह ज़्यादातर किसके लिए फेमस रहते हैं, अपने उपद्रवों के लिए या फिर मिसाइल टेस्ट के लिए, तो उसका नाम यहाँ पे हम नहीं ले सकते, ना ही लेते हैं। तो बेसिकली ये चांगन्योंग बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। ओके, इसके बारे में बात करें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनती है, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि ये चांगन्योंग जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये फॉरेस्ट एंड वेटलैंड, इस प्रकार के जो लैंडस्केप्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड लैंडस्केप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बनती है कि यहाँ पर ही चांगनी-ओंग गन काउंटी, चांगनी-ओंग गन काउंटी एक वेटलैंड है, इसको रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में 2018 में डेजिग्नेट किया था यूनेस्को ने। सॉरी, यूनेस्को की जो रामसर साइट्स की जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया था। कब, 2018 में। नाम क्या है इसका, चांगनी-ओंग गन काउंटी। तो ये ध्यान रखना, चांगनी-ओंग गन काउंटी कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। बायोस्फीयर रिजर्व का नाम जिसमें ये उसके इसके एरिया में आती है वो क्या है, चांगन्योंग बायोस्फीयर रिजर्व है। ये वैसे तो काफ़ी सारी है वेटलैंड्स, कहाँ कहाँ याद रखेंगे, लेकिन इस समय इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए है, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व हाल ही में यूनेस्को ने अपने लिस्ट में डेजिग्नेट किया गया है, सिर्फ इसलिए आपको याद करना है। ओके, अपना जो 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं, वेल डी अरन बायोस्फीयर, दूसरा कौन सा है, इराटी बायोस्फीयर। ये दोनों कहाँ हैं, स्पेन में है। क्लियर, वेल डी अरन बायोस्फीयर और इराटी बायोस्फीयर। अब इसके बारे में बात करें, वेल डी अरन के बारे में, तो ये कहता है कि ये भूमध्य, देखिए मेडिटेरियन जो सी है और अटलांटिक एरियाज हैं उसके बीच का एक जल क्षेत्र की अनूठी स्थिति बनाता है। इतना में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेडिटेरियन सी लोकेट करना मैप में, तो मेडिटेरियन सी कहाँ है, और साथ ही अटलांटिक रीजन्स हैं उनकी जो जल क्षेत्र की पट्टी है या जल क्षेत्र है उसका एक अजीबोगरीब मिश्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और एक अलग प्रकार की इकोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था, ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होते हैं, तो आपको पायनीज जो श्रेणी आपने सुना होगा पहले, कैटलिन पायनीज में ये बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, और अपनी वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस और बायोडाइवर्सिटी या फिर जूलॉजिकल जो लैंडस्केप्स हैं उसके बारे में फेमस है। ओके, इराटी की बात करें तो ये कहता है कि ये पश्चिमी पैनीज में स्थित है, ये कैटलिन पैनीज। अब यहाँ पे पैनीज जो श्रृंखला थी उसको यहाँ पे कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं या फिर इसको स्पेसिफिक कंडीशन में लेके बात कर रहे हैं, वो कैटलन में है और ये कहाँ है, वेस्टर्न पैनीज में है। कौन, इराटी। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 537 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके बीच में बहुत विशालकाय फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो एक कुल मिलाकर के 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को ने हाल ही में अपनी लिस्ट में डेजिग्नेट किया है, नामित किया है। ओके, अब अगर बात करें कि जितने भी आपने बात की, यहाँ पे से मैं आपके लिए एक लेकर के आया हूँ, एक मैप, ब्लैंक मैप है, आप अपने देख सकते हैं, इसे आप होल्ड करके आप इजीली यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये आपके लिए टास्क है, बेसिकली आपको ये मालूम करना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। ओके, तो ये काम आप करेंगे। क्लियर, इसके साथ एक चीज़ जाते आते एक दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि जो अपना यूनेस्को है, इस यूनेस्को की अगर हम बात करें तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की। तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 16, 1945 में। ओके, नवंबर 16, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। ओके, अब वर्तमान में इसके जो मेंबर्स कितने हैं, वो हैं 194। तो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि यूनेस्को तो अपने आप में फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ही, पूरा नाम क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बात बचती है किसकी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में हो गया, फाउंडेशन इसकी 1945 में हुई, और वर्तमान में इसके मेंबर्स कितने हैं, वो हैं 194। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, करंट अफेयर्स को लेकर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़
इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और एक जो चीज़ मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर करनी है वो ये कि आप कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो मुझे किस पे बनाना चाहिए। टिल देन हैव ए नाइस डे।